आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आप लोग मुझे सुझाव दे सकते हैं कि मैं आपके लिए अगला वीडियो टॉपिक क्या ला सकता हूं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है और मैं पिछले 25 सालों से हैदराबाद एक्सप्रेस का लोकोमोटिव ड्राइवर रहा हूं। ट्रेनों और पटरियों की दुनिया मेरी दुनिया है, मगर 3 साल पहले की वो रात मेरी जिंदगी और रेलवे के बारे में मेरे पूरे नजरिए को बदल कर रख दिया। हर रात की तरह हैदराबाद एक्सप्रेस शाम 7 बजे मुंबई से रवाना होती थी। उस रात भी सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। रात गहराने के साथ ही जंगल और सुनसान स्टेशन गुजरते गए। करीब 10:30 बजे डिस्पैचर से एक अजीब सा संदेश आया। विक्रम, अगला स्टेशन पहुंचने से पहले साइडिंग में खड़े रहना। वहां पर मालगाड़ी खड़ी है, उसे रास्ता देना है। ये तो कुछ नया था। रात के इस वक्त मालगाड़ी का क्या काम, लेकिन रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी था। मैंने ट्रेन को धीमे करते हुए साइडिंग की तरफ मोड़ दिया। साइडिंग वीरान थी। दूर से एक मालगाड़ी दिखाई दी, पर वो अंधेरे में किसी भयानक साए की तरह लगी। ट्रेन को रोककर मैंने असिस्टेंट ड्राइवर सतीश को चाय के लिए नीचे भेजा। कुछ देर बाद सतीश दौड़ता हुआ वापस आया। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। विक्रम बाबू, उसने हाँफते हुए कहा, वो मालगाड़ी वो खाली है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। खाली मालगाड़ी रात के वक्त साइडिंग में क्यों खड़ी होगी? मैंने खुद नीचे जाने का फैसला किया। टॉर्च जलाकर मैं मालगाड़ी की तरफ बढ़ा। डिब्बों के दरवाजे खुले हुए थे। अंदर का नजारा खौफनाक सन्नाटे से भरा हुआ था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख स्टेशन की तरफ से आ रही थी। घबराते हुए मैं वापस दौड़ा। स्टेशन की इमारत जीर्ण शीर्ण हालत में थी, सालों पहले बंद कर दी गई होगी। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर का कमरा खुला हुआ है। कमरे के अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। स्टेशन मास्टर की कुर्सी पर एक लाश बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। टेलीफोन का रिसीवर उसके कान पर टिका हुआ था, जैसे वो अभी भी किसी से बात कर रहा हो। पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं चीखते हुए वापस ट्रेन की तरफ भागा। सतीश ने मुझे ट्रेन में खींच लिया। उसने पूछा, विक्रम बाबू, आप ठीक हैं? मैं बोल नहीं पा रहा था, बस सिर हिलाकर उसे ट्रेन स्टार्ट करने का इशारा किया। ट्रेन ने जोर से सीटी बजाई और साइडिंग से निकलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो मालगाड़ी और वो बंद स्टेशन अंधेरे में गायब हो चुके थे। सुबह होते ही मैंने डिस्पैचर को रात की घटना बताई। वो हैरान रह गया। उसने बताया कि उस रास्ते में कोई साइडिंग ही नहीं है और न ही कोई बंद स्टेशन। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। नींद आना बंद हो गई। रातों को अकेले रहना मुश्किल हो गया। हर रात को 10 बजे मुझे उस स्टेशन मास्टर की लाश और खाली मालगाड़ी का खौफ सताता। कुछ दिनों बाद मैंने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि सालों पहले उसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक मालगा गाड़ी नदी में गिर गई थी। उसमें सवार सभी कर्मचारियों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया था और एक नया रास्ता बनाया गया था। ये जानकर मेरी रूह कांप गई। क्या वो खाली मालगाड़ी और बंद स्टेशन उसी हादसे का भयानक रूप थे? क्या स्टेशन मास्टर की आत्मा अब भी फंसी हुई थी, किसी मदद की आस में? मैंने फैसला किया कि उस स्टेशन मास्टर की आत्मा को शांति दिलाई चाहिए। अपने एक पुजारी दोस्त की मदद से हमने उस बंद स्टेशन पर जाने का इंतजाम किया। एक रात हम ट्रेन को उस जगह पर ले गए जहां मुझे साइडिंग दिखाई दी थी। ये रात आम रातों से अलग थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। टॉर्च की रोशनी में हमने जंगल में एक संकरे रास्ते को ढूंढ निकाला। रास्ता हमें एक जीर्ण शीर्ण स्टेशन की तरफ ले गया।
स्टेशन मास्टर का कमरा खुला हुआ था। अंदर का नजारा वैसा ही भयानक था। पंडित जी ने पूजा का सामान निकाला और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज स्टेशन की खामोशी को चीर रही थी। पूजा के दौरान हवा में एक अजीब सी हलचल मची। हमने देखा कि स्टेशन मास्टर की लाश धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। पंडित जी ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। अचानक स्टेशन मास्टर की लाश से एक जोर का चीख निकली। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, मानो कोई ठंडी हवा का झोंका आया हो। कुछ देर बाद चीखें बंद हो गईं। लाश अब शांत पड़ी हुई थी। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। पंडित जी ने बताया कि आत्मा को मुक्ति मिल गई है। हम स्टेशन से निकले, राहत का सांस लिया। वापसी में पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन और आसपास का इलाका गायब हो चुका था, मानो वो कभी था ही नहीं। उस रात के बाद वो खौफनाक स्टेशन और मालगाड़ी मुझे कभी दोबारा नहीं दिखाई दी। मेरी नींद वापस आ गई और जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। लेकिन ये घटना मुझे ये बता गई कि दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। रेलवे की पटरियां सिर्फ स्टेशनों और शहरों को नहीं जोड़ती, बल्कि कभी कभी अतीत के भयानक राजों को भी अपने साथ लिए चलती हैं। ये मेरी कहानी है, विक्रम हैदराबाद एक्सप्रेस का ड्राइवर। और ये कहानी आपको ये बताने के लिए काफी है कि कभी भी रात के अंधेरे में किसी अनजानी साइडिंग पर रुकने की कोशिश मत करना। आप नहीं जानते कि वहां आपको क्या मिल सकता है। हालांकि वो भयानक स्टेशन और मालगाड़ी मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी, लेकिन रातों को एक नया खौफ सताने लगा। हर रात सपने में मुझे वो स्टेशन मास्टर दिखता। उसका चेहरा शांत तो था, मगर आंखों में एक गहरा दुख था। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। कुछ रातों बाद सपने में स्टेशन मास्टर कुछ अलग दिखा। वो इशारा कर रहा था कि उसके पीछे देखूं। मैंने देखा कि स्टेशन के पीछे नदी का किनारा है और वहां पर एक टूटी हुई मालगाड़ी पड़ी हुई है। डिब्बों के अंदर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उस सपने के बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई। मुझे लगने लगा कि स्टेशन मास्टर की आत्मा को शांति नहीं मिली है। शायद उसे कुछ अधूरा काम था जिसे पूरा करने की जरूरत थी। पंडित जी से दोबारा बात की। उन्होंने बताया कि कभी कभी आत्माओं को न सिर्फ मुक्ति चाहिए होती है, बल्कि ये भी जानना होता है कि उनके साथ हुआ अन्याय का बदला लिया गया है या नहीं। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। हादसे के बारे में जो मैंने पढ़ा था उसमें सिर्फ इतना ही बताया गया था कि ट्रेन नदी में गिर गई थी। क्या हादसा वाकई में एक दुर्घटना थी या कोई साजिश थी? मैंने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। ढेर सारे दस्तावेजों को पलटने के बाद मुझे एक छोटी सी रिपोर्ट मिली। उस रिपोर्ट में लिखा था कि हादसे की जांच में कुछ गड़बड़ियां थीं। कुछ सबूत नजरअंदाज कर दिए गए थे। रिपोर्ट पढ़कर मेरा खून खौल उठा। किसी ने जानबूझकर हादसे को दुर्घटना का रूप दिया था। शायद यही वजह थी कि स्टेशन मास्टर की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। अब मेरा मकसद बदल गया था। सिर्फ स्टेशन मास्टर की आत्मा को शांति दिलाना काफी नहीं था। मुझे उस हादसे की सच्चाई का पता लगाना था और दोषियों को उनके की सजा दिलवानी थी। इस काम में मुझे सतीश का साथ मिला। वो भी उस रात की घटनाओं से परेशान था। हमने मिलकर कुछ रिटायर्ड रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उस हादसे के वक्त रेलवे में बड़ा घोटाला चल रहा था। कुछ अधिकारी मिलकर घटिया सामान का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कई ट्रेनों में तकनीकी खराबी आ चुकी थी। हमने इकट्ठा किए गए सबूतों को रेलवे के उच्च अधिकारियों के सामने रखा। जांच शुरू हुई और पुराने रिकॉर्ड्स फिर से खंगाले गए। लंबी प्रक्रिया के बाद उन अधिकारियों का पर्दाफाश हुआ जिन्होंने घटिया सामान का इस्तेमाल करके हादसे को दावत दी थी। अदालत में मुकदमा चला और दोषियों को सजा सुनाई गई। ये सुनकर मुझे लगा जैसे एक बोझ मेरे सीने से हट गया है। उस रात सोने से पहले मैंने सपने में स्टेशन मास्टर को फिर से देखा। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आभार व्यक्त किया और धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। हालांकि वो सपने अब नहीं आते, लेकिन रेलवे की पटरियों पर चलने वाली हर ट्रेन की सीटी में मुझे अब भी उस हादसे की गूंज सुनाई देती है और स्टेशन मास्टर की आंखों में छिपा हुआ दुख याद आता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये कहानी न सिर्फ भूतों और आत्माओं की है, बल्कि लाल साल बीत गए,
रेलवे की नौकरी से रिटायर हो चुका हूं, लेकिन वो आखिरी स्टेशन और स्टेशन मास्टर का चेहरा मेरी रातों की नींद चुराता रहा। सपने तो आने बंद हो गए थे, मगर एक अजीब सा खौफ बना हुआ था। एक रात अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में लेटे हुए मुझे ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। ये सीटी हमेशा की तरह नहीं थी, बल्कि एक लंबी उदास सी आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन खोई हुई है, रास्ता खोज रही है। सीटी की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। बाहर बारिश हो रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी, सड़ी हुई धातु और गीली मिट्टी की गंध। जैसे ही सीटी की आवाज मेरे घर के ठीक सामने आई, अचानक सब कुछ रुक गया। एकदम सन्नाटा छा गया। घबराकर उठा, खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ देर बाद दूर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये लाल रोशनी किसी ट्रेन की टेल लाइट जैसी लग रही थी। खुद को रोक नहीं पाया। दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में खड़ा हो गया। बारिश तेज हो गई थी। वो लाल रोशनी अब इतनी करीब थी कि मैं ट्रेन के आकार को भी देख सकता था। ये मालगाड़ी थी, पर यह कोई आम मालगाड़ी नहीं थी। इस मालगाड़ी के डिब्बे जंग खा चुके थे। कुछ डिब्बे खुले हुए थे, उनके अंदर अंधेरा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रेन की खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी, मानो ट्रेन के अंदर आग लगी हो। ट्रेन धीमी रफ्तार से मेरे घर के सामने से गुजरी। डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही इंजन मेरे सामने आया, ड्राइवर की सीट खाली दिखाई दी, लेकिन इंजन के पास खड़े होकर मुझे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आकृति स्टेशन मास्टर जैसी ही थी, पर अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। आंखों में सिर्फ क्रोध की ज्वाला थी। वो कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ गई। लाल रोशनी धीरे धीरे दूर होती गई और फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। बारिश थम चुकी थी, बस हवा में सड़ी हुई धातु की गंध बाकी रह गई थी। उस रात के बाद से वो लाल रोशनी वाली ट्रेन मुझे हर रात दिखाई देती है। कभी मेरे घर के सामने से गुजरती है, कभी दूर से गुजरती हुई उसकी सीटी सुनाई देती है। पता नहीं ये कैसा अभिशाप है। क्या स्टेशन मास्टर की आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली, या ये कोई नया खतरा है? ये सवाल मुझे हर रात सताते हैं। अब सिर्फ यही उम्मीद है कि किसी और को ये लाल रोशनी वाली ट्रेन न दिखाई दे, क्योंकि जिसे भी ये ट्रेन दिखाई देगी उसका सामना भी उसी भयानक अतीत और अधूरे कार्यों से होगा जिसने मुझे रातों की नींद चुरा ली है। नींद तो दूर की बात हो गई, मेरी आंखों की पुतलियां भी अब पूरी तरह बंद नहीं होती। हर रात लाल रोशनी वाली ट्रेन के गुजरने का इंतजार और फिर उससे निकलने वाली विकृत आकृति का खौफ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक रात ट्रेन हमेशा की तरह आई, धीमी गति से गुजरी, पर इस बार कुछ अलग था। ट्रेन रुक गई मेरे घर के ठीक सामने। डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। फिर इंजन के पास खड़ी आकृति ने इशारा किया, जैसे मुझे बुला रहा हो। कुछ देर संघर्ष के बाद मैं अपने पैरों को घसीटता हुआ बरामदे से बाहर निकल गया। बारिश तो नहीं हो रही थी, पर हवा इतनी ठंडी थी मानो सीधे नदी की गहराई से आ रही हो। ट्रेन के पास पहुंचने पर आकृति ने फिर से इशारा किया, इस बार टूटे हुए मालगाड़ी के डिब्बे की तरफ। मेरा कलेजा कांप रहा था, पर जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि मैं मना नहीं कर सका। डिब्बे के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। अंधेरे में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। हवा में सड़ी हुई लाशों की गंध फैली थी। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, उन्हें ढूंढो। आवाज इतनी भयानक थी कि मैं जमीन पर गिर पड़ा। उठने की कोशिश कर रहा था कि आवाज फिर आई, उन्हें वापस लाओ। पता नहीं कितनी देर बाद होश आया। सूर्योदय हो चुका था। मैं बरामदे में पड़ा हुआ था। बारिश थम चुकी थी, बस हवा में सड़ी हुई गंध बाकी थी। ट्रेन और आकृति गायब हो चुकी थी। अब ये सिर्फ सपना नहीं रह गया था। लाल ट्रेन और आत्मा मुझसे कुछ मांग रही थी, शायद उन हड्डियों को शांति दिलाने के लिए, शायद उस हादसे के गुप्त रहस्य को उजागर करने के लिए। पंडित जी से दोबारा संपर्क किया। वे भी सहमत थे कि आत्मा अधूरे काम के कारण भटक रही है। उन्होंने बताया कि उस हादसे में मरे लोगों की आत्माएं शायद उसी नदी में फंसी हुई हैं जहां ट्रेन गिरी थी। उन्होंने नदी किनारे एक विशेष पूजा का सुझाव दिया, जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सके। सतीश को भी सब कुछ बताया। वो बिना किसी हिच के साथ आने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों की तैयारी के बाद
हम रात में नदी किनारे पहुंचे। बारिश का मौसम था, नदी उफान पर थी। पंडित जी ने पूजा का सामान निकाला, मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। हवा में एक अजीब सी हलचल मची। नदी का पानी अचानक तेजी से घूमने लगा, मानो कोई बड़ा जंतु उसके अंदर तड़प रहा हो। अंधेरे में हमें कुछ सफेद आकृतियां पानी के अंदर डूबती उभरती दिखाई दी। पूजा के अंत में नदी शांत हो गई। सफेद आकृतियों का भी कोई पता नहीं चला। पंडित जी ने कहा कि आत्माओं को शायद अब मुक्ति मिल गई है। लेकिन उस रात घर लौटने पर मेरे बरामदे में एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बा जंग खा चुका था, उस पर लिखे हुए नंबर मिट चुके थे। अंदर से खोलने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं ये किसने रखा है या उस डिब्बे में क्या है, लेकिन ये एक बात तय है कि मेरी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। लाल रोशनी वाली ट्रेन और नदी में डूबी आत्माओं का भयानक राज अब रातों की नींद उड़ी हुई थी। डिब्बे को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर वो मेरे बरामदे में एक खामोश चिल्लाहट की तरह मौजूद था। हर बार उस पर नजर जाती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ दिनों बाद सतीश आया हुआ था। उसने डिब्बे को देखा और कहा, विक्रम बाबू, इसे खोलना ही होगा। शायद ये ही रास्ता है उस भयानक राज को जानने का और उस लाल रोशनी वाली ट्रेन को रोकने का। उसकी बातों में दम था। हिम्मत जुटाकर हमने डिब्बे का ताला तोड़ा। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। जंग लगी रेल की पटरी का एक छोटा टुकड़ा था और उसके साथ एक जली हुई डायरी। डायरी को खोलते हुए हाथ कांप रहे थे। पन्नों पर लिखावट फीकी पड़ चुकी थी, पर जितना पढ़ा खून खौल उठा। वो डायरी उस रेलवे अधिकारी की थी जिस पर घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। डायरी में लिखा था कि वो बेगुनाह था। उसने घटिया सामान नहीं मंगवाया था। किसी और ने जानबूझकर फर्जी सामान की सप्लाई की थी और उसे फंसाने की साजिश रची थी। हादसे के बाद उसे बलि का बकरा बना दिया गया। अंतिम पन्ने पर लिखा था, उन्होंने सबूत छिपा दिए हैं, नदी के नीचे पुराने पुल के पास। डायरी पढ़कर सारी कहानी बदल गई। असली गुनहगार अब भी बाहर घूम रहा था। सतीश और मैंने फैसला किया कि पुलिस को सब बताएंगे, डायरी को सबूत के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन रातों को लाल रोशनी वाली ट्रेन का खौफ बना हुआ था। पता नहीं वो कब दोबारा आएगी और इस बार उसका मकसद क्या होगा। कुछ दिनों बाद पुलिस को सबूत सौंप दिया। जांच शुरू हुई। पुरानी फाइलें खंगाली गईं। नदी के किनारे भी गोताखोरों को भेजा गया। उसी दौरान एक रात वो फिर आई। लाल रोशनी वाली ट्रेन धीमी गति से मेरे घर के सामने रुकी। इंजन के पास खड़ी आकृति और ज्यादा विकृत हो चुकी थी। उसका मुंह चौड़ा होकर एक भयानक चीख निकला। चीख इतनी तेज थी कि आसपास के सारे कुत्ते भौंकने लगे। मैं और सतीश घर के अंदर दुबके हुए थे। खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी। सुबह खबर आई कि नदी से एक बड़ा डिब्बा बरामद हुआ है। अंदर से जले हुए दस्तावेज मिले हैं। फॉरेंसिक जांच से पता चला कि वो दस्तावेज उसी रेलवे घोटाले से जुड़े हुए थे। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए जांच और तेज हो गई। हालांकि मेरी रातों की नींद अभी भी दूर थी। लाल रोशनी वाली ट्रेन तो दिखाई नहीं दी, पर हर रात सपने में वो जली हुई डायरी दिखाई देती। डायरी के अंतिम शब्द, उन्होंने सबूत छिपा दिए हैं, बार बार दिमाग में गूंजते रहते। क्या नदी के नीचे और भी सबूत छिपे हुए हैं? क्या वो हादसा वाकई में एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये सवाल मुझे सालते रहते हैं। लाल रोशनी वाली ट्रेन का खौफ और नदी के गहरे राज शायद मेरा पीछा करते रहेंगे जिंदगी भर। ये कहानी सिर्फ भूतों और आत्माओं की नहीं है। ये कहानी लालच, सत्ता और उस अंधेरे की गहराई की है जो इंसान के दिल में पनप सकता है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। रेलवे घोटाले के तार जुड़ते गए। कई बड़े नाम सामने आए, वो लोग जिनके ऊपर सत्ता और दौलत का नशा चढ़ा हुआ था। लेकिन हर रात सपने में जली हुई डायरी और नदी के अंधेरे का खौफ मुझे तड़पाता रहा। उन्होंने सबूत छिपा दिए हैं। ये वाक्य मेरे दिमाग में किसी मंत्र की तरह झपता रहता। एक रात सपने में कुछ अलग हुआ। जली हुई डायरी की जगह नदी का किनारा दिखाई दिया। पुराने जंग खा चुके पुल के पास पानी में कुछ हलचल हो रही थी, मानो कोई भारी चीज डूबने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही मैंने सतीश को वो सपना बताया। वो भी रातों को कुछ न कुछ खौफनाक सपने देख रहा था। हम दोनों जानते थे कि ये सिर्फ सपने नहीं हो सकते।
पुलिस को सूचित किया गया। गोताखोरों को दोबारा नदी में भेजा गया। इस बार उनकी खोज सफल रही। पुराने पुल के पास नदी की तलहटी में एक लोहे का बक्सा बरामद हुआ। बक्से को खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार फौज की मदद ली गई। बक्से के अंदर जो मिला उसने सबकी रूह कांपा दी। हड्डियों का ढेर था, इंसानी हड्डियां, दर्जनों की संख्या में। फोरेंसिक जांच में पता चला कि ये हड्डियां उन लापता रेलवे कर्मचारियों की थीं जो हादसे के बाद कभी नहीं मिले। इन हड्डियों पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था, कोई चोट, कोई फ्रैक्चर, मानो उन्हें जानबूझकर किसी रासायनिक पदार्थ से गला दिया गया हो। यह खुलासा भयानक था। हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्याकांड था। जांच में पता चला कि रेलवे के उच्चाधिकारियों ने बीमा के पैसे के लालच में इन कर्मचारियों को मार डाला था और हादसे का नाटक रचाया था। हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ, दोषियों को सजा मिली, लेकिन ये जीत अधूरी सी लगी। उन बेगुनाहों की आत्माओं का क्या उन्हें कभी शांति मिलेगी? सपने अब भी आते हैं। नदी का किनारा, जंग खाया हुआ पुल और नदी की गहराई से निकलती हुई आवाजें। मुझे माफ करो, शायद वो आवाजें उन बेगुनाहों की हैं जो अब भी शांति ढूंढ रही हैं। शायद लाल रोशनी वाली ट्रेन का राज भी उसी नदी की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। एक राज जो बताता है कि कैसे लालच और अंधेरे का तालमेल खौफनाक हादसों और बेरहम हत्याओं को जन्म देता है। ये कहानी भूतों और आत्माओं की नहीं है। ये कहानी इंसानियत के दफन होने की दास्तान है, जिसे नदी का काला पानी भी छुपा नहीं सकता। और ये दास्तान शायद मुझे जिंदगी भर याद दिलाएगी कि इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं होता। नहीं है, ये कहानी लालच, सत्ता और उस अंधेरे की गहराई की है जो इंसान के दिल में पनप सकता है। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। रेलवे घोटाले के तार जुड़ते गए। कई बड़े नाम सामने आए, वो लोग जिनके ऊपर सत्ता और दौलत का नशा चढ़ा हुआ था। लेकिन हर रात सपने में जली हुई डायरी और नदी के अंधेरे का खौफ मुझे तड़पाता रहा। उन्होंने सबूत छिपा दिए हैं। ये वाक्य मेरे दिमाग में किसी मंत्र की तरह जपता रहता। एक रात सपने में कुछ अलग हुआ। जली हुई डायरी की जगह नदी का किनारा दिखाई दिया। पुराने जंग खा चुके पुल के पास पानी में कुछ हलचल हो रही थी, मानो कोई भारी चीज डूबने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही मैंने सतीश को वो सपना बताया। वो भी रातों को कुछ न कुछ खौफनाक सपने देख रहा था। हम दोनों जानते थे कि ये सिर्फ सपने नहीं हो सकते। पुलिस को सूचित किया गया। गोताखोरों को दोबारा नदी में भेजा गया। इस बार उनकी खोज सफल रही। पुराने पुल के पास नदी की तलहटी में एक लोहे का बक्सा बरामद हुआ। बक्से को खोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार फौज की मदद ली गई। बक्से के अंदर जो मिला उसने सबकी रूह कांपा दी। हड्डियों का ढेर था, इंसानी हड्डियां, दर्जनों की संख्या में। फॉरेंसिक जांच में पता चला कि ये हड्डियां उन लापता रेलवे कर्मचारियों की थीं जो हादसे के बाद कभी नहीं मिले। इन हड्डियों पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था, कोई चोट, कोई फ्रैक्चर, मानो उन्हें जानबूझकर किसी रासायनिक पदार्थ से गला दिया गया हो। यह खुलासा भयानक था। हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित हत्याकांड था। जांच में पता चला कि रेलवे के उच्चाधिकारियों ने बीमा के पैसे के लालच में इन कर्मचारियों को मार डाला था और हादसे का नाटक रचाया था। हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ, दोषियों को सजा मिली, लेकिन ये जीत अधूरी सी लगी। उन बेगुनाहों की आत्माओं का क्या उन्हें कभी शांति मिलेगी? सपने अब भी आते हैं। नदी का किनारा, जंग खाया हुआ पुल और नदी की गहराई से निकलती हुई आवाजें। मुझे माफ करो, शायद वो आवाजें उन बेगुनाहों की हैं जो अब भी शांति ढूंढ रही हैं। शायद लाल रोशनी वाली ट्रेन का राज भी उसी नदी की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। एक राज जो बताता है कि कैसे लालच और अंधेरे का तालमेल खौफनाक हादसों और बेरहम हत्याओं को जन्म देता है। ये कहानी भूतों और आत्माओं की नहीं है। ये कहानी इंसानियत के दफन होने की दास्तान है, जिसे नदी का काला पानी भी छुपा नहीं सकता। और ये दास्तान शायद मुझे जिंदगी भर याद दिलाएगी कि इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं होता। लेकिन कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा खौफनाक चीजें पैदा हो जाती हैं। वो चीजें जिन्हें हम समझ नहीं पाते,
जिन्हें न तो फॉरेंसिक जांच पकड़ सकती है और न ही कानून सजा दे सकता है। हथियारों को सजा मिली, लेकिन सपने थमे नहीं। नदी के किनारे अब भी कुछ हरकत होती है। पुराने पुल के नीचे से आती हुई फुसफुसाहटें अब भी रातों को मेरी नींद चुराती हैं। मुझे माफ करो, ये आवाजें अब दर्द से ज्यादा गुस्से से भरी लगती हैं। एक रात सपने में फिर वही नदी का किनारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। फीकी रोशनी में नदी के बीचों बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो आकृति इंसानी नहीं लगती थी, लंबी और दुबली। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से लंबे थे। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गड्ढे थे जो मुझे घूर रहे थे। फिर वही आवाज गूंजी, मुझे माफ करो। लेकिन इस बार आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक जंतु की गुर्राहट जैसी लग रही थी। जैसे ही मैं उस आकृति की तरफ बढ़ने लगा, वो अचानक लाल धुएं में घुल गई। सुबह उठते ही सिर दर्द से दिमाग मानो फट रहा था। सतीश को फोन किया, उसे भी वही सपना आया था। पुलिस को बताने का कोई फायदा नहीं था, वो तो सिर्फ ठोस सबूतों पर ही यकीन करते थे। ये खौफ अब सिर्फ हमारा था, एक ऐसा खौफ जिसे कोई नहीं समझ सकता। कुछ रातों बाद वो फुसफुसाहटें बदल गईं। अब वो हंसी में तब्दील हो चुकी थी, एक ऐसी भयानक हंसी जिसे सुनकर खून जम जाता था। फिर एक रात वो हंसी मेरे घर के अंदर गूंज उठी। मैं और सतीश सहमे हुए कमरे में बैठे थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में लाल धुआं भर चुका था। धुएं के बीच से वो आकृति फिर से उभरी। इस बार उसके काले गड्ढे जैसे आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। आवाज गूंजी, तुमने मेरा राज खोला है, अब तुम भी भुगतान दोगे। हम दोनों चीखने लगे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आकृति धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। लाल धुआं छंट गया। आकृति गायब हो चुकी थी। दरवाजे पर पंडित जी खड़े थे। उनके हाथों में एक धागा बंधा हुआ था, जिससे लाल मिर्च निकल रही थी। पंडित जी ने बताया कि यह कोई साधारण भूत या आत्मा नहीं थी, ये एक भयानक इंसानी आत्मा का स्याह जादू था। रेलवे के उन उच्चाधिकारियों ने अपनी काली कमाई से किसी तांत्रिक से सौदा किया था। तांत्रिक ने उनकी आत्माओं को एक भयानक इंसानी आत्मा से जोड़ दिया था। इस भयानक आत्मा का काम था हादसे का रहस्य छिपाना और किसी को भी सच जानने न देना। पंडित जी ने कई दिनों तक पूजा पाठ किया। घर से वो काला जादू टूट गया, लेकिन नदी के किनारे से आती हुई फुसफुसाहटें अभी भी बंद नहीं हुई हैं। क्या वो फुसफुसाहटें अब भी माफी मांग रही हैं, या अब वो धमकियां हैं? ये सवाल रातों को मेरी नींद उड़ा देता है। पंडित जी तो कहते हैं कि काला जादू टूट चुका है, मगर वो खुद भी नदी किनारे से आने वाली फुसफुसाहटों को कभी कभी सुन लेता है। वो फुसफुसाहटें अब इंसानी आवाजों जैसी भी नहीं लगती, बल्कि गहरी खाई से निकलती हुई ठंडी हवाओं का शोर जैसी हैं। एक रात वो हवाओं का शोर तूफान बन गया। बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी। अचानक बिजली की एक चमक के साथ मेरी खिड़की का शीशा चकनाचूर होकर गिरा। बाहर नदी उफान पर थी, मानो कोई दैत्याकार जंतु उसके अंदर पलटियां खा रहा हो। फिर वही लाल धुआं कमरे में भर गया। इस बार धुएं से निकलने वाली आकृति पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसके काले गड्ढों से निकलने वाली लाल रोशनी अब आग की लपटों जैसी थी। तुमने मेरा राज खोला, अब तुम भी उसी रसातल में आओगे। आवाज कमरे में गूंजी, इतनी तेज कि कानों में दर्द होने लगा। पंडित जी के सारे मंत्र फीके पड़ गए। लाल धुआं हमें घेरने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी अचानक नदी की तरफ से एक और आवाज सुनाई दी। वह आवाज डरावनी तो थी, मगर उसमें गुस्से से ज्यादा वेदना झलकती थी। उन्हें छोड़ दो, ये मेरा बदला है। धुआं थोड़ा हटा। नदी की तरफ देखा तो वहां वही धुंधली आकृति खड़ी थी जिसे मैंने सपने में देखा था, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। दोनों आकृतियां आपस में लड़ने लगीं। कमरा अजीब सी रोशनी से भर गया। ये लड़ाई किसी कुश्ती जैसी नहीं थी, बल्कि 2 बुरी आत्माओं का ऊर्जा का टकराव था। पंडित जी ने हमें कमरे के एक कोने में खड़े होने को कहा और फिर कुछ संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगे। उनकी आवाज कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर की भयानक लड़ाई के बाद नदी वाली आकृति ने जोर से चीख मारी। लाल धुआं तेजी से सिमटने लगा और आखिरकार कमरे से गायब हो गया। दोनों आकृतियां भी गायब हो चुकी थीं।
कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ बारिश की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह होने पर नदी किनारे एक जला हुआ लाश जैसा पदार्थ मिला। फॉरेंसिक जांच में भी यह पता नहीं चल सका कि वो लाश किसकी थी, या वो इंसान था या कोई और चीज। पंडित जी कहते हैं कि शायद नदी वाली आत्मा रेल हादसे में मरे हुए किसी यात्री की थी, जिसे उस भयानक तांत्रिक ने अपने जाल में फंसा लिया था, और अब वो आत्मा उस तांत्रिक के साथ नष्ट हो चुकी है। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ हूं। रातों को कभी कभी, खासकर जब तूफान आता है, तो मुझे लगता है कि नदी किनारे से फुसफुसाहटें फिर से आने लगती हैं। शायद वो फुसफुसाहटें कभी बंद नहीं होंगी। शायद वो इस कहानी का वही हिस्सा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ लालच और अंधेरे की नहीं है। ये कहानी इंसानियत के दफन होने और फिर भयानक रूप में वापस आने की भी है। पंडित जी कहते हैं वो फुसफुसाहटें शांत हो गई हैं, लेकिन रात के अंधेरे में, खासकर जब हवा तेज चलती है, तो मुझे लगता है कि मैं टूटी हुई खिड़की के कांच की खनक सुन सकता हूं। शायद वो आखिरी तूफान का भ्रम है, या शायद वो किसी और चीज की चेतावनी है। एक रात सपने में फिर वही नदी का किनारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार नदी सूख चुकी थी। तलहटी पर सिर्फ जमी हुई दरारें थीं। पुराने पुल के नीचे से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मैं करीब गया, रोशनी तेज हो गई और एक आवाज गूंजी, अंदर आओ। आवाज किसी इंसान या भूत की नहीं थी, बल्कि सूखी हुई जमीन के फटने की कर्कश आवाज जैसी थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मैं धीरे धीरे पुल के नीचे गया। रोशनी एक गुफा के मुंह से आ रही थी। अंदर झांकने पर मैंने देखा कि गुफा की दीवारों पर अजीब सी निशानियां बनी हुई हैं। वो निशानियां किसी भाषा के अक्षर जैसी लगती थीं, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया। गुफा के अंदर जाने का साहस नहीं हुआ। मैं वापस लौटने लगा। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। गुफा का मुंह तेजी से चौड़ा हुआ, मानो कोई दैत्याकार सांप उसे अंदर से चीर रहा हो। गुफा के अंदर से एक लाल धुआं निकला। उसी धुएं से वो भयानक आकृति फिर से बन गई। उसके काले गड्ढों से निकलने वाली लाल रोशनी अब और भी तेज थी। तुम मेरा राज जानने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम भी उसी अंधेरे में खो जाओगे। उससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर पाता, जमीन फिर से कांपने लगी, इस बार और भी ज्यादा जोर से। सूखी हुई नदी की तलहटी अचानक से दरक गई। मैं चीखता हुआ उस अथाह गहराई में गिरने लगा। आंखें खुल गईं। मैं अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर लेटा हुआ था। सपना तो टूट चुका था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, सूखी हुई मिट्टी और सड़ी हुई लाशों जैसी गंध। खिड़की के पास गया। बाहर सब कुछ सामान्य था, फिर भी मुझे एक बेचैनी सी सता रही थी, मानो कोई खतरा मेरे आसपास मंडरा रहा हो। कुछ दिन बाद नदी के किनारे खुदाई का काम शुरू हुआ। पुराने पुल के पास मिट्टी खोदते समय मजदूरों को एक गुफा का मुंह मिला। अखबारों में खबर छपी कि ये गुफा सदियों पुरानी है और शायद किसी प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई है। पता नहीं वो कौन सी सभ्यता थी और उस गुफा में क्या छिपा है, लेकिन मुझे किसी कारण से लगता है कि उस गुफा का राज किसी भयानक चीज से जुड़ा हुआ है। शायद उसी चीज से जिसने रेल हादसे का तांडव रचाया था। अभी तक पुरातत्व विभाग की खुदाई जारी है। मैं सोचता हूं कि क्या वो कभी उस गुफा के अंधेरे रहस्यों को उजागर कर पाएंगे, या फिर उस गुफा में कुछ ऐसा दफना हुआ है जिसे कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए। एक बात पक्की है, लाल रोशनी वाली ट्रेन का भयानक राज शायद कभी खत्म नहीं होगा। वो राज नदी के गहरे पानी में, सूख चुकी जमीन में दरारों की तरह और मेरी रातों की नींद में बेचैन सपनों की तरह हमेशा बना रहेगा। पुरातत्व विभाग की खुदाई तेजी से चल रही थी। अखबारों में हर रोज नई नई जानकारियां छप रही थीं। गुफा की दीवारों पर बने अजीब निशान दरअसल एक मृत भाषा के लिपि थे, जिसे किसी मुश्किल से मुश्किल बादशाह के शासनकाल से जोड़ा गया। लेकिन इन निशानों का अनुवाद करने वाले विद्वानों की अचानक मौतों ने खुशी के माहौल पर ग्रहण लगा दिया। पहले एक, फिर दूसरा विद्वान दिल का दौरा पड़ने से मर गए। अफवाहें उड़ने लगीं कि ये मौतें प्राकृतिक नहीं हैं, बल्कि किसी अभिशाप का नतीजा है। खुदाई रोकने की मांग उठने लगी, लेकिन विभाग के मुखिया, जिन्हें इतिहास का गहरा जुनून था, अडिग रहे। उन्होंने एक नए विद्वान को बुलाया, डॉक्टर वर्मा। डॉक्टर वर्मा प्राचीन भाषाओं के विशेषज्ञ थे और उनकी बेखौफ जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे।
कुछ ही दिनों में डॉक्टर वर्मा ने गुफा की दीवारों पर लिखे लिपि का अनुवाद कर लिया। अनुवाद चौंकाने वाला था। ये कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन मंदिर था जो एक भयानक देवता को समर्पित था। उस देवता का नाम था अंधकार। अनुवाद में लिखा था कि अंधकार को खुश करने के लिए हर साल बलि दी जाती थी। बलि के लिए चुने गए लोगों को लाल रोशनी वाली ट्रेन में बिठाकर दुर्घटना का नाटक रचाया जाता था। अखबारों में यह खबर छपते ही हड़कंप मच गया। लोगों में गुस्सा और डर दोनों था। उसी रात मेरा सपना फिर लौट आया। सूखी हुई नदी की तलहटी, दरकती जमीन और गुफा का मुंह। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुफा के अंदर से लाल धुआं नहीं, बल्कि काला कोहरा निकल रहा था। कोहरे के बीच से सैकड़ों आंखें मुझ पर घूर रही थीं, लाल चमकती हुई आंखें। फिर वही आवाज गूंजी, तुमने मेरा राज खोला है, अब तुम भी अंधकार में शामिल हो जाओगे। मैं चीखते हुए उठा। कमरे में अंधेरा था, बिजली चली गई थी। खिड़की के बाहर से काले कोहरे का गुब्बार आता हुआ दिख रहा था। घर के अंदर अजीब सी हरकतें होने लगीं। चीजें गिर रही थीं, फर्नीचर हिल रहा था। सतीश को फोन लगाया, लेकिन उसकी लाइन नहीं मिली। डर के मारे मैं घर से भाग निकला। बाहर सड़कों पर सन्नाटा था। काला कोहरा तेजी से फैल रहा था, जिसके अंदर से लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक सामने से लाल रोशनी वाली ट्रेन आती हुई दिखाई दी। ट्रेन धीमी हुई और रुकी। इंजन के पास खड़ी आकृति पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। चढ़ो ट्रेन में, आवाज गूंजी। अब तुम हमेशा के लिए अंधकार का हिस्सा हो। ट्रेन के सामने खड़ा होना जहर का घूंट पीने जैसा था, मगर बाहर भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। काला कोहरा धीरे धीरे मुझे घेर रहा था। उन लाल आंखों की चमक तेज होती जा रही थी। हिम्मत करके मैं ट्रेन की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ अजीब सी ठंड मेरे शरीर में समा रही थी। इंजन के पास खड़ी आकृति के सामने खड़ा हो गया। आकृति का मुंह एक भयानक मुस्कान में फैल चुका था। उसके काले गड्ढों से लाल आग निकल रही थी। अच्छा हुआ तुम आए, आवाज कमरे में गूंजी, इतनी करीब से कि लगा मानो मेरे कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो। अब तुम भी उन बेगुनाहों की तरह मरोगे जिन्हें मैंने बलि दिया था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, बस डर से मैं कांप रहा था। तभी अचानक दूर से एक तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। रोशनी तेज होती गई और मैंने देखा कि वो डॉक्टर वर्मा थे। उनके हाथों में एक प्राचीन दीप जल रहा था। अंधकार को अंधकार से ही हराया जा सकता है, डॉक्टर वर्मा चिल्लाए। उनकी आवाज में अदम्य साहस था। दीप की रोशनी से काला कोहरा थोड़ा पीछे हटा। डॉक्टर वर्मा ने दीप को ट्रेन के इंजन के पास फेंक दिया। दीप की रोशनी छूते ही आकृति चीख उठी, एक ऐसी चीख जो मेरी रूह को खंपा देगी। लाल रोशनी वाली ट्रेन धीरे धीरे काली पड़ने लगी। फिर वो धुआं बनकर हवा में घुल गई। काला कोहरा भी छंट गया। लाल आंखें गायब हो गईं। डॉक्टर वर्मा मेरे पास आए। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बताया कि गुफा के अनुवाद में उन्हें एक मंत्र मिला था, जिसका प्रयोग कर अंधकार को वापस उसकी कैद में भेजा जा सकता है। लेकिन उनकी आंखों में एक डर भी था। उन्होंने बताया कि अनुवाद में यह भी लिखा था कि अंधकार पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो बस कुछ समय के लिए सो जाता है और फिर किसी न किसी रूप में वापस आने का इंतजार करता है। शायद ये कहानी का अंत नहीं है, शायद ये सिर्फ एक अध्याय है, एक भयानक कहानी का, जिसका अगला अध्याय कब और कहां शुरू होगा ये कोई नहीं जानता। ट्रेन के सामने खड़ा होना आसान नहीं था, मगर बाहर का नजारा और भी ज्यादा भयानक था। काला कोहरा मुझे निगलने के लिए तैयार था। आखिरकार हिम्मत करके मैं ट्रेन की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं इंजन के पास खड़ा हुआ, आकृति ने अपना भयानक मुंह चौड़ा किया, मगर उसी समय मेरी जेब से कुछ गिरा। वो पंडित जी का दिया हुआ लाल मिर्च का ताबीज था, जिसे मैं भूल से अपनी जेब में रखे हुआ था। ताबीज जमीन पर गिरते ही एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे आंखें मूंदनी पड़ी। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि काला कोहरा गायब हो चुका था। लाल रोशनी वाली ट्रेन भी नहीं थी। मेरी तरफ पंडित जी खड़े थे। उनके चेहरे पर राहत का भाव था। तुम ठीक हो? पंडित जी ने पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। पंडित जी ने बताया कि उन्हें किसी अज्ञात शक्ति का आभास हुआ था।